हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है और उसी के लिए हमारी ये क्लास चल रही है। इसमें अभी तक हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनिमल सेल से है। एनिमल सेल में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हों, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीजीटी टीजीटी हो या किसी भी स्टेट के पीजीटी लेवल तक के पूछे गए क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम इसमें पीसीएस का पेपर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो एलटी ग्रेड है वो यूपी पीएससी करवाती है। यूपी पीएससी ही स्टेट पीसीएस भी ऑर्गेनाइज करती है और यही एलटी ग्रेड का भी पेपर ऑर्गेनाइज करती है। तो इसलिए इसका लेवल थोड़ा अच्छा खासा होता है। इसलिए हम लोग इसमें हर स्टेट के पीसीएस के क्वेश्चन, बायोलॉजी के, एनिमल सेल के और टीजीटी पीजीटी के, ईएमआरएस के, केवीएस के, जितने भी अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन है, साइटोक्रोम आर फाउंड इन। साइटोक्रोम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रियल आउटवाल में। साइटोक्रोम आर फाउंड इन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। साइटोक्रोम जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी में पाए जाते हैं। ये रेडॉक्स सक्रिय प्रोटीन होते हैं। अगर पूछा जाए साइटोक्रोम है क्या, तो ये रेडॉक्स सक्रिय प्रोटीन होते हैं। इनके मूल में एक केंद्रीय Fe परमाणु होता है। मूल यानी कि इनके मिडिल में एक केंद्रीय Fe परमाणु होता है। Fe क्या होता है? आयरन, ठीक है, जो एक सहकारक के रूप में होता है। साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में मौजूद मुख्य इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये मुख्य इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं और वायवीय श्वसन के दौरान एटीपी संश्लेषण यानी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट संश्लेषण में भी शामिल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके आंतरिक झिल्ली को सेल्फ के रूप में मोड़ा जाता है, जिसके आवक अनुमानों को क्रिस्टी कहा जाता है और यह आंतरिक स्थान को कवर करता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कुछ इस तरह से होता है, एक मेम्ब्रेन और दूसरा इसका जो मेम्ब्रेन है ये कुछ इस तरह से धसा होता है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। साइटोक्रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो इसी माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन। गोल्गी कॉय पाया जाता है सभी कोशिकाओं में, ऑल द सेल एक्सेप्ट आरबीसी, यानी कि आरबीसी को छोड़कर सभी कोशिकाओं में, ऑल द सेल एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल एंड आरबीसी, सभी कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीसी को छोड़कर, ऑल द सेल एंड बैक्टीरियल सेल, सभी जंतु और जीवाणु कोशिकाओं में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल द सेल एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक एंड आरबीसी। प्रोकैरियोटिक और आरबीसी को छोड़कर सभी में गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी पाया जाता है। इसे गोल्गी अपैरेटस के नाम से भी जाना जाता है। गोल्गी बॉडी को ही ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है और ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीसी को छोड़कर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच डू नॉट हैव डीएनए। कोशिका अंगक जिसमें डीएनए नहीं होता वह कौन सा है? केंद्रक, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। इनमें से वह कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, जिसे गोल्गी अपैरेटस या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, इसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। यूकैरियोटिक जीव के कोशिका केंद्रक के भीतर डीएनए जो होता है वो निहित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है और साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। जिसमें नहीं पाया जाता वो है गोल्गी बॉडी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीसोम आर लोकेटेड इनसाइड द। ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, प्लास्टिड के भीतर, लाइसोसोम के भीतर या फिर गोल्गी बॉडी के भीतर। ऑक्सीसोम कहाँ पाए जाते हैं? आपको बता दें, माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है और इसका जो पहला मेम्ब्रेन होता है वो तो उसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और इसका दूसरा मेम्ब्रेन जो होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है, वो इस तरह से जो है नीचे की तरफ धंसा होता है। क्या होता है?
नीचे की तरफ धंसा होता है, इसे ही इनर मेम्ब्रेन या फिर इसी को क्रिस्टी कहा जाता है, इसी को क्रिस्टी भी कहा जाता है। इसी के ऊपर ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इसी के ऊपर कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे को ऑक्सीसोम कहा जाता है, या फिर इन्हीं कण को F1 पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीसोम का अदर नेम क्या है, तो ऑक्सीसोम का अदर नेम जो है वो ऑक्सीसोम का अदर नेम जो है F1 पार्टिकल है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी यानी कि इनर वॉल के ऊपर पाए जाते हैं, और इन्हें प्राथमिक कण भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्राथमिक कण कहा जाता है। ये होते कितने हैं? तो ये लगभग 104 से 105 ऑक्सीसोम जो होते हैं प्रत्येक क्रिस्टी पर मौजूद होते हैं, जिन्हें नियमित रूप से 10 नैनोमीटर के अंतराल पर रखा जाता है। ठीक है, ऑक्सीसोम करते क्या हैं? तो ऑक्सीसोम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी का निर्माण भी शामिल होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया पे। ऑक्सीसोम आर लोकेटेड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। देख लीजिए, आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके सबसे ऊपरी भाग को आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो फोल्ड स्ट्रक्चर है ये वाला, इसी को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसी इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टी के नाम से भी जाना जाता है, और इसी क्रिस्टी पर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको दिख रहा होगा। इसी को ऑक्सीसोम या फिर F1 पार्टिकल या फिर इसी को प्राथमिक कण भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी का भी निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ वैज्ञानिक दिए हैं और पूछा है कि किस वैज्ञानिक ने किसका खोज किया है। यहाँ से आपको 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यानपूर्वक जो है वो सॉल्व करना है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। पहला साइंटिस्ट जो है वो दिया है जॉनसन, और पूछा है जॉनसन ने इनमें से किसकी खोज की है। क्या सेल थ्योरी दी है, या सेल की खोज की है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की है, या फिर सेल न्यूक्लियन की खोज की है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 यानी जॉनसन जेजेरियन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने, ये वैज्ञानिक नहीं थे एक्चुअली, ये जो थे ना ये चश्मा बनाने का काम करते थे। इनकी चश्मे की दुकान थी। चश्मा बनाते बनाते इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज कर दी थी। तो जॉनसन जेजेरियन ने किसकी खोज की? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की थी। उसके बाद दिया है हुक इनका पूरा नाम रॉबर्ट हुक है, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में, हम सभी को पता है। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की थी? कोशिका केंद्रक यानी कि सेल न्यूक्लियस की खोज की थी। तो इनको 4 से मैच कर दीजिए। उसके बाद स्लाइडन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। स्लाइडन और स्वान ने क्या किया था? सेल थ्योरी दिया था। पहला जॉनसन ने किसकी खोज की? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल न्यूक्लियस की खोज की। देखिए न्यूक्लियस जो होता है ना, किसी भी चीज़ के बिल्कुल बीच में पाया जाता है। बीच में पाए जाने वाला बीज अगर आपने देखा होगा तो अक्सर ब्राउन कलर का होता है, और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। अक्सर, मतलब मैं सब में नहीं कह रही हूँ, लेकिन लगभग जो बीज होते हैं वो बीच में पाए जाते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि सेल न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 2 4 1, यानी कि जॉनसन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्र की, और स्लाइडन और स्वाल ने सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत दिया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, अप्रोकैरियोटिक सेल लैक्स। क्या चीज इसमें से है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है? ओनली हिस्टोन इन इट्स डीएनए, केवल उनके डीएनए में हिस्टोन होता है। केवल कोशिका पंजर यानी साइटोस्केलेटन होता है। ओनली सब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, केवल उप कोशिकांग अंग होते हैं। उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसमें डीएनए नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही बात है। उसमें केवल साइटोस्केलेटन होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और उसमें सब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर से, आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है, और ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद यूपी में पीजीटी का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो हम लोग
अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों तक पहुंचा दीजिए कि आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाएगा, जहाँ से आपको रिविज़न करने में भी आसानी होगी। ठीक, क्वेश्चन है, मतलब आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बताना है। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये प्रोकैरियोन्स से मिलकर बने होते हैं। एक लैटिन वर्ड प्रो प्लस कैरियोन्स से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्रिमिटिव, और कैरियोन्स मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी कि इसमें न्यूक्लियस तो पाया जाता है लेकिन इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, DNA नहीं होता है, केवल हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होता है, DNA नहीं होता है। ठीक है, ये अविकसित केंद्रक होते हैं। और जो यूकैरियोटिक होते हैं ये पूर्ण विकसित केंद्रक होते हैं। ये यू मतलब होता है ट्रू, और कैरियोन्स मतलब न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस यानी पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कोशिका द्रव पूर्ण कोशिका में फैल जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, क्योंकि इसके जो ये जो कोशिका है इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, इसलिए इसके पूरे कोशिका में जो है द्रव वो फैल जाता है। जबकि कोशिका एवं कोशिका कला के बीच एक सीमित पाई जाती है, यानी कि एक सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक झिल्ली पाई जाती है, जिससे इसका जो कोशिका द्रव होता है यूकैरियोटिक का, ये पूरे सेल में फैल नहीं पाता है। ठीक, प्रोकैरियोटिक की बात करें तो केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें जो केंद्रक कला यानी सेल मेम्ब्रेन होता है ये अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित होता है। DNA हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। DNA पाया जाता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें DNA और हिस्टोन प्रोटीन दोनों ही पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन, अब इसका जो सही जवाब है आप देख लीजिए, इसका सही जवाब ऑप्शन डी था, उपयुक्त में से सभी। ठीक, और बहुत सारे हैं जैसे गोल्गी तंत्र, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हरित लवक जिसे आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसमें अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको, प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 70S और 80S दोनों ही प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में वैक्यूल्स अनुपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। सूत्री कोश का विभाजन नहीं होता है, इसमें सूत्री कोश का विभाजन होता है। ठीक है, अगर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में और कोई भी अंतर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रोकैरियोट्स ऑफ फॉलोइंग व्हिच इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में कौन सा अनुपस्थित होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऑल ऑफ एबव। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता। इसके साथ साथ गोल्गी बॉडी, हरित लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं। तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका अंगक गतिमान किए जाते हैं। द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर मूव्ड बाय, केवल एक्टिन तंतुओं द्वारा, केवल सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा, एक्टिन तंतुओं तथा सूक्ष्म नलिकाओं दोनों के द्वारा, या फिर बोथ सीलिया एंड फ्लैजला के द्वारा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि एक्टिन, फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों के द्वारा। द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर मूव्ड बाय एक्टिन, फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स बोथ, यानी कि ये दोनों के द्वारा जो है गतिमान किए जाते हैं, एक्टिन, फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों के द्वारा। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका अंगक एक्टिन तंतुओं एवं सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा गतिमान किए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक्टिन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है और कोशिका आकार निर्धारित करता है। इसकी सतह को गति अनुमति देता है, यानी गति करने के लिए अनुमति देता है। वही बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो जो नेटवर्क को कोशिका वृद्धि और गति के साथ साथ प्रमुख स्प्रिंगल घटनाओं को भी विनियमित करने में अपनी भूमिका के लिए पहचाना जाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज, विलय विभव सदैव होता है।
निगेटिव, पॉजिटिव, 0 या 1? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निगेटिव यानी कि नकारात्मक। विलय विभव जिसे इस तरह के सिंबल से दर्शाया जाता है इसे सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। ये हमेशा निगेटिव होता है। एक अपारगम्य झिल्ली में पानी के आवक प्रवाह को रोकने के लिए जिस दबाव को एक समाधान पर लागू करने की आवश्यकता होती है उसे ही विलय विभव यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल कहा जाता है। और यह हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक, टीजीटी बायोलॉजी 2016 और 2021 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा एफर्ट आपको पसंद आ रहा हो और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग किसी भी कला से अवतरित नहीं होता है? Which among the following cells organelles is not surrounded by any membrane? Lysosome, ribosome, plastid, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा वह कोशिका अंगक है, कौन सा वह सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें जो होता है कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रमुख घटकों के साथ मिलकर बना होता है। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसमें कोई भी कोशिका कला नहीं पाई जाती। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? Which among the following is not an example of prokaryotic cell? बैक्टीरिया, कोलेरा, माइकोप्लाज्मा या नॉस्टॉक? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोलेरा। प्रोकैरियोटिक का जो उदाहरण है वो जीवाणु प्रोकैरियोटिक है। माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटा सेल है जिसे पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं ये भी प्रोकैरियोटिक है। और नॉस्टॉक एनाविना भी प्रोकैरियोटिक है। बात करें कोलेरा की तो कोलेरा जो है ये प्रोकैरियोटिक नहीं है। अगर ये प्रोकैरियोटिक नहीं है तो ये क्या है, तो ये फाइलम एल्गा में रखा जाता है और ये एक प्रकार की एल्गी है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, आरपीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2015 और आरपीएससी पीजीटी 2016 दोनों बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ये लगभग मोनेरा में रखे जाते हैं। इसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये सब शामिल होते हैं, जबकि कोलेरा, क्लेमाइडोमोनास ये सब जो होते हैं ये एकल कोशिका वाले शैवाल होते हैं और ये यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम देखा गया फ्लेमिंग के द्वारा, बेंडा के द्वारा, पॉर्टर के द्वारा या फिर क्लाउड के द्वारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जिसने सबसे पहले देखा उनका नाम पॉर्टर है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है, एक मिनट रुकिए यार, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार के होते हैं। SER जो होता है इस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है और RER जो होता है इस पे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इसलिए ये खुरदरा होता है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसको जो सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक थे, इसकी जिसने खोज की थी उनका नाम पोर्टर है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज? कोशिका भित्ति रहित कोशिका कहलाती है साइटोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट या फिर क्लोरोप्लास्ट? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट है क्या? तो प्रोटोप्लास्ट पादप कोशिकाओं से एंजाइम विधि द्वारा एंजाइम, सेलुलोज और पैक्टिन का उपयोग करके या फिर यांत्रिक विधि द्वारा कोशिका भित्ति को नष्ट करके प्राप्त किया जाता है। यानी कि सेल में से सेल माइनस अगर आप सेल वाल कर देंगे, सेल माइनस सेल वाल कर देंगे, तब आपको प्रोटोप्लास्ट जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द सेडमेंटेशन कॉफिशिएंट ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया इज? सेडमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या है? तो मैं आपको बार बार कई बार बताऊं कि 70S और 80S, ये जो S है ना इसी को सेडमेंटेशन कॉफिशिएंट कहते हैं, अवसादन गुणांक कहते हैं और ये राइबोसोम की यूनिट है। ठीक है, पूछा है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोम का अवसादन गुणांक क्या है? तो बैक्टीरिया जो होता है ये
प्रोकैरियोटिक होता है, और जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S को आप दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक 50S और एक 30S। 70S को दो भागों में तोड़ा जाता है, 50S और 30S, और S को ही स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है, या फिर इसे ही सेडमेंटेशन कॉफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। जबकि बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक में 70S और 80S दोनों ही पाए जाते हैं। 80S को आप 60+40 में तोड़ते हैं, 60+40 में, और 70S को आप 50+30 में तोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में दो सब यूनिट होते हैं, एक 50S 50S और एक 30S, और प्रोकैरियोटिक में भी दो सब यूनिट होते हैं, यूकैरियोटिक में भी, एक 60S एक 40S। ओके, अगला क्वेश्चन, शारीरिक रूप से प्रेरित कोशिका मृत्यु है, फिजियोलॉजिकली इंक्लूड सेल डेड इज, क्या है ये, एक मिनट, अतिक्षय, नेक्रोसिस, या फिर हीमोलाइसिस, या फिर ऑस्मोसिस, या फिर एपोप्टिस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि कार्यक्रम कोशिका मृत्यु। शारीरिक रूप से प्रेरित कोशिका मृत्यु को कार्यक्रम कोशिका मृत्यु यानी कि एपोप्टोसिस कहते हैं। यह एक कोशिकीय जीवों में नहीं होता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में अनिवार्य रूप से होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये एपोप्टोसिस की जो घटना होती है ये एक कोशिकीय जीव में नहीं होता है, किसमें होता है, केवल बहुकोशिकीय में होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप जो है देख कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में शामिल है 2 linear DNA स्टैंडर्ड एंड हिस्टोन, सिंगल सर्कुलर DNA स्ट्रैंड एंड विदाउट हिस्टोन, क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियाई एंड सेंट्रियोसोल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हिस्टोन के बिना एकल गोलाकार DNA स्ट्रैंड। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन के बिना एकल गोलाकार DNA स्ट्रैंड होता है। यह प्रोकैरियोटिक विशेषता है। डबल स्ट्रैंड DNA और हिस्टोन एक यूकैरियोटिक विशेषता है, ठीक है। जो डबल स्ट्रैंड DNA होता है और हिस्टोन होता है ये यूकैरियोटिक का विशेषता है। और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक का पूछा है तो प्रोकैरियोटिक में सिंगल स्ट्रैंड DNA होता है विदाउट हिस्टोन। ओके, अगला क्वेश्चन, डेस्मोसोम इज मॉडिफिकेशन ऑफ, डेस्मोसोम किसका संशोधन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्गी बॉडी का, या रफ ERN की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स का। डेस्मोसोम किसका मॉडिफिकेशन है, यानी कौन सी वो संरचना है जो आगे चल के डेस्मोसोम का रूप धारण कर लेती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डेस्मोसोम एक दूसरे से जुड़े प्लाज्मा झिल्ली कोशिकाओं का संशोधन है। डेस्मोसोम जो होते हैं वो अडेंसिव होते हैं, अडेंसिव यानी कि एक दूसरे को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में इस तरह से एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसे डेस्मोसोम कहा जाता है, और ये अडेंसिव जंक्शन के रूप में कार्य करते हैं और ये एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। और ये किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये डेस्मोसोम है और ये देखिए ये दो आपको दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहे हैं ना, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, ये डेस्मोसोम कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेस्मोसोम इज एसोसिएटेड विथ, अभी देखिए यूपी PCS 2006 में पूछा गया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन राजस्थान PCS PGT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ के बहुत ध्यान से एक एक चीज़ समझ के जाना है, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। डेस्मोसोम इज एसोसिएटेड विथ, डेस्मोसोम किससे संबंधित है, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन से, एनिमल सेल एडेंशन यानी जंतु कोशिका आसंजन से, प्लांट सेल एडेंशन यानी पादप कोशिका आसंजन से, या फिर बैक्टीरियल एडेंशन जीवाणु आसंजन से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि एनिमल सेल एडेंशन। डेस्मोसोम को मैकुला एडेंशन भी कहते हैं। यह एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ने का कार्य करता है, अभी हम लोगों ने चित्र के माध्यम से देखा, और इसे एनिमल सेल एडेंशन भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज
डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन केंद्रक कला और माइटोकॉन्ड्रिया रहित है? इनमें से वह कौन सा है जीव जिसमें केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही प्रेजेंट नहीं है? क्या वो बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी है। मैमेलियन एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रोसाइट क्या होता है? मैमेलियन एरिथ्रोसाइट को ही आरवीसी कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट आरवीसी को ही साइंटिफिक भाषा में एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और स्तनधारी एरिथ्रोसाइट या ऑल ऑफ द एबव। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और आरवीसी तीनों में ही जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती हैं और इसके साथ साथ इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द डिक्टम omnicellular ecellular which means all cell arise from pre-existing cell was given by the following। एक फ्रेज है omnicellular ecellular जिसका मतलब होता है कि जो पहले से जो सभी कोशिकाएं हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न हुई हैं। पूछा जा रहा है इस वर्ड को किसने दिया था? लुई पाश्चर ने, आर विर्चो ने, एम फ्लेमिंग ने या एच ए क्रैप्स ने? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर बिर्चो यानी कि रुडोल्फ बिर्चो के द्वारा ओमनीसेलुलर ई सेलुलर फ्रेज 1855 में दिया गया था। उन्होंने कहा था कि जो कोशिकाएं हैं, जो नई कोशिकाएं बन रही हैं, वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से मिलकर इनका जन्म हो रहा है। यानी कि ये जो है नई कोशिकाओं का निर्माण पहली कोशिकाओं पुरानी कोशिकाओं से ही हुआ है। इसी को इन्होंने एक फ्रेज के रूप में ओमनीसेलुलर ई सेलुलर कहा है। ठीक है, अर्थात जीवन से जीवन आता है यह बताने का प्रयास रुडोल्फ बिर्चो के द्वारा 1855 में किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, who first time explained that cell are formed of pre-existing cell। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका बदल लिया। यूपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा गया और वही क्वेश्चन आरपीएससी पीजीटी बायोलॉजी पीजीटी 2016 17 2022 सब में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल लिया। इसमें क्या पूछा, सबसे पहले किसने समझाया कि कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं यानी कि जो पहले से मौजूद कोशिकाएं हैं उनसे हुई है। तभी हम लोगों ने देखा कि इसके बारे में किसने बताया था? रुडोल्फ बिर्चो ने बताया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने बताया था? रुडोल्फ बिर्चो ने। स्लाइडन और स्वान ने सेल सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन जो है इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी यानी कि केंद्रक की खोज की थी। बाकी रुडोल्फ बिर्चो जो है इन्होंने ओमनीसेलुलर ई सेलुलर एक फ्रेज दिया, कहीं कहीं 1855 दिया, कहीं कहीं 1858। इसमें इन्होंने बताया कि कोशिका में विभाजन होता है और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट यूकैरियोटिक वर्ग, पहले यूकैरियोटिक थे मोनेरंस, प्रोटिस्टन्स, प्रोटोजोअन्स या साइनोबैक्टीरिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटियंस यानी कि प्रोटिस्टा। प्रथम यूकैरियोटिक प्रोटियंस के अंतर्गत आने वाले जीव थे। इसमें सभी एक कोश के यूकैरियोटिक जीव रखे गए। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ये स्वतंत्र जीवी यानी कि फ्री लिविंग, पैरासाइट और ऑटोट्रॉपिक सभी प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र जीवी यानी कि फ्री रूप से जीते हैं। उसके बाद पैरासाइट, ये दूसरे पर निर्भर भी करते हैं, दूसरे से अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं, दूसरे पे आश्रित होते हैं। और ऑटोट्रॉपिक यानी कि ये स्वपोषी भी होते हैं, अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं। ऐसे जीवों को प्रोटियंस के अंतर्गत रखा गया है। मोनोरा जगत के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है और जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं इसमें भी अविकसित केंद्रक पाया जाता है। इनकी ये विशेषता होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक शब्द अगर पूछे कि सबसे पहले किसने दिया था, तो एक वैज्ञानिक थे चैटन ने। 1937 में चैटन वैज्ञानिक ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जैसे दो शब्द दिए थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जंपिंग जीन अकर्स इन, जंपिंग जीन होते हैं ओनली बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज ओनली, प्रोकैरियोट्स ओनली, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स बोथ? जंपिंग जीन क्या होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जंपिंग जीन जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसकी जो खोज है ये बारबरा मैंटिलॉक के द्वारा 1940 में किया गया था। बारबरा मैंटिलॉक
मैकीटॉक, इनके द्वारा किया गया था 1940 में। ये डीएनए अणुओं के ऐसे खंड हैं जो डीएनए अणु में एक स्थान से अलग होकर दूसरे स्थान पर जुड़ जाते हैं। इसी को ट्रांसपोज भी कहा जाता है। ये जो डीएनए अणु एक स्थान से अलग होकर दूसरे स्थान पर जुड़ते हैं, इसको ट्रांसपोज कहा जाता है। और ये जो होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही पाए जाते हैं जंपिंग जीन। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोट सेल लैक्स, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में कमी होती है न्यूक्लियोलस की, सेल बाउंड मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, या ऑल ऑफ एबव। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की कोशिकाएं होती हैं। इसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाया जाता, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें केवल प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है जो हल्का सा पॉइंट के रूप में होता है। इस पर कोई भी कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियर झिल्ली, क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, ये जो होता है 70 राइबोसोम अपने पास रखता है। ये अविकसित होता है, अविकसित न्यूक्लियस अपने पास रखता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन डीएनए और हिस्टोन दोनों में, डीएनए बट नॉट हिस्टोन, हिस्टोन बट नॉट डीएनए, नो डीएनए एंड नो हिस्टोन। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम क्या क्या कंटेन करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा, जो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम होते हैं ये डीएनए बट नो हिस्टोन, डीएनए तो कंटेन करते हैं, अपने पास रखते हैं, लेकिन डीएनए जो होता है ये इनकी आनुवंशिक प्रणाली होती है, आनुवंशिक सामग्री होती है, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो उपस्थित नहीं होता है। ठीक, जबकि बात करें यूकैरियोटिक की तो इसमें डीएनए और हिस्टोन दोनों ही आनुवंशिक प्रणाली का निर्माण करते हैं। यूकैरियोटिक में दोनों पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में डीएनए होते हैं लेकिन हिस्टोन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट अबेंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेल इज, किसी कोशिका में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अणु है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या जल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जल। कोई भी कोशिका हो उसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो जल है। लगभग 67 से 70% जो होता है ये जल पाया जाता है हर कोशिका में। इसके अलावा दूसरे नंबर पे पाया जाता है प्रोटीन, लगभग 15%। बाकी इसके साथ साथ अकार्बनिक आयन, कार्बनिक आयन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लियस, ये सब चीज़ें जो है वो सेल में पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो क्या होता है? जल होता है, वाटर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एक्सप्लेन टू सेल थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन कोशिका सिद्धांत के अपवाद में है? बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, वायरस या प्रोटोजोन्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वायरस। वायरस जो है वह कोशिका सिद्धांत के अपवादों में माना जाता है। कोशिका सिद्धांत दिया किसने? तो स्लाइडन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक ने। स्लाइडन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में जो है कोशिका सिद्धांत दिया था। वायरस जो है इसका अपवाद माना जाता है। क्यों? क्योंकि वायरस एक ऐसा जीव है जो अगर लिविंग में रहता है तो जनन करता है, प्रजनन करता है, भोजन करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जब ये किसी के शरीर से बाहर आ जाता है, अलिविंग में रहता है, नॉन लिविंग में रहता है, तो ये कोई भी प्रकृति शो नहीं करता है। इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है और यह कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ द सेल थ्योरी वाज, कोशिका सिद्धांत के संस्थापक थे ओल्फ, रुडोल्फ विर्चो, मेन वोन मोन रेस्पेल या स्लाइडन और स्वान। तो अभी हम लोगों ने देखा कोशिका सिद्धांत की खोज स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। स्लाइडन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में। दोनों ने अलग अलग अपना सिद्धांत दिया था, एक ने प्लांट पे और एक ने एनिमल पे। इन्हीं को कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या इन्होंने अलग अलग जो है कार्य किया था या एक साथ, तो आपको बता दें इन्होंने जो है अलग अलग कार्य किया था। कोशिका सिद्धांत, ये जो स्लाइडन है ये जर्मनी के वनस्पति शास्त्री हैं और जो स्वान है ये जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जो है ज्ञाता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि कोशिका जो है यह जीवन की मूलभूत इकाई है। सभी जीवित चीज़ें, जंतु हो या पौधा हो, एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कोशिका सिद्धांत का एक घटक यह है कि सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। इसको एक फ्रेज के रूप
ने ओमनी सेलुला ई सेलुला करके जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो ने समझाया था 1850 में, ठीक है, 1855 में। आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। अगर आप बिहार टीआरई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीजीटी, टीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एलटी ग्रेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको जरूर देखिए, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1838 और 39 में इसको प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप दिया। Which of the following scientists gave final touch to cell theory? स्लाइडन व सॉन, स्वामरडैम या फिर रुडोल्फ विर्चो या फिर ल्यूवेनहॉक, किसने जो है सेल थ्योरी को अंतिम रूप दिया। अंतिम रूप क्या था, अंतिम रूप वही था कि जो सेल थ्योरी है उसको लास्ट में बताया गया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि जो पहले जो कोशिकाएं हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनी आ रही हैं। इसको अंतिम रूप देने का कार्य किसने किया था, रुडोल्फ विर्चो ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला की जो नई कोशिकाएं हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनी होती हैं। इन्होंने कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप दिया, इसलिए स्लाइडन और स्वान की परिकल्पना यानी जो हाइपोथेसिस है उसको संशोधित भी किया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स डिफर्स फ्रॉम यूकैरियोट इन, प्रोकैरियोटिक जो है वो यूकैरियोट से किस तरह से अलग है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। दूसरा दिया गुणसूत्र होने के कारण, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रोकैरियोट्स में 70 एस राइबोसोम और यूकैरियोट में 80 एस पाया जाता है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाता है जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक जीव में केंद्रक, समकक्ष और प्रोकैरियन या न्यूक्लियोइड के रूप में जाना जाता है। इसमें मतलब द न्यूक्लियर इनवेलप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोकैरियन और न्यूक्लियोइड एंड इट, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हैज़ वन ट्रू क्रोमोसोम, एक सच्चा गुणसूत्र है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला जिसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ट्रू न्यूक्लियर तथा सुव्यवस्थित कोशिकांग का अभाव होता है, यानी कि ये सब चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं। इसमें जो होता है 70 एस राइबोसोम पाया जाता है। रचना के आधार पर कोशिका आग होती है। इसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियर जो पदार्थ होता है स्वतंत्र रूप से कोशिका में, पूरे कोशिका में बिखरा होता है। अगर बात करें प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफेज, इसके साथ साथ माइकोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ कहते हैं, रिकेट्सिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे बीजीए कहते हैं, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें एक सच्चा गुणसूत्र पाया जाता है यानी कि ट्रू जो होता है, ट्रू क्रोमोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। डू नॉट डिवाइड बाय रेगुलर माइटोसिस, ये भी गलत है। समटाइम्स हैज़ अ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियोलस बिल्कुल कभी भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि इसमें सच्चा गुणसूत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ मैच्योर ह्यूमन इरिथ्रोसाइट हैज़ अ टिपिकल कैरेक्टर ऑफ, एक परिपक्व मानव इरिथ्रोसाइट में विशिष्ट पहचान होती है। एन यूकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल की, एक प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक और कोशिका दोनों की, ना तो प्रोकैरियोटिक ना यूकैरियोटिक की। आपको बता दें जो आरबीसी होता है इसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है और परिपक्व मानव इरिथ्रोसाइट यूकैरियोटिक कोशिका है जिसको अपना केंद्रक है वो खो देती है। प्रारंभ में आरबीसी में केंद्रक होता है लेकिन जब ये जैसे जैसे मेच्योर होती जाती है इसका जो केंद्रक है वो नष्ट हो जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया शामिल होते हैं। प्रोकैरियोटिक एक नग्न डीएनए के साथ विशेष रूप से कोशिकीय, जबकि इरिथ्रोसाइट एक बहुकोशिकीय जीव का हिस्सा है, यानी कि इसमें कुछ समय के लिए प्रोकैरियोटिक के जीव पाए जाते हैं और लक्षण पाए जाते हैं और कुछ टाइम के लिए यूकैरियोटिक के लक्षण पाए जाते हैं।
सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, क्योंकि जब ये मेच्योर होता है तो ये अपना केंद्रक खो देता है। तो उसके पास ना तो प्रोकैरियोटिक के ही पूर्ण गुण है और ना ही यूकेरियोटिक के ही पूर्ण गुण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आर सेपरेटेड बाय। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? सिंगल लेयर मेम्ब्रेन, टू लेयर मेम्ब्रेन, थ्री लेयर मेम्ब्रेन या मल्टी लेयर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? मान लीजिए ये कोई सेल है, कोई कोशिका है, इस कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और एक मिनट रुक जाइए, ये न्यूक्लियोलस हो गया। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो होता है एक द्रव्य भरा होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोलस हो गया, और न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है। इस मेम्ब्रेन और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में भी एक द्रव्य भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। पूछा जा रहा है कि इन दोनों को कौन अलग करता है? तो इन दोनों को टू लेयर मेम्ब्रेन, दो स्तरीय झिल्ली जो है वो अलग करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन अलग करता है? दो स्तरीय झिल्ली अलग करती है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जो न्यूक्लियस में भरा होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? जो सेल में भरा होता है। ठीक है, यह केंद्रक के चारों ओर एक आवरण बनाती है। प्रत्येक झिल्ली लाइपोप्रोटीन से बनी होती है और ये दोनों को अलग करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, क्रोमाफिन कोशिकाओं में डोपामिन का रूपांतरण नॉर एपिनेफ्रिन के लिए होता है। प्लाज्मा झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर सिक्रेशन ग्रेन्यूल्स में, या फिर माइक्रोफिलामेंट्स में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द क्रोमाफिन सेल्स आर कन्वर्ज टू डोपामिन टू नॉर एपिफ्रिन अकर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्रोमाफिन कोशिकाओं में डोपामिन नॉर एपिनेफ्रिन में बदल जाता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। डोपामिन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक पुटिका में ले जाया जाता है, जहां इसे न्यूरॉन्स द्वारा नॉर एपिनेफ्रिन में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे एक आंतरिक एंजाइम डोपामिन बीटा हाइड्रोलेज बनता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है? अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, अब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, अब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन द क्रोमोसोम। कौन सा प्रोकैरियोटिक का लक्षण नहीं है? ध्यान देना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कौन सा प्रोकैरियोटिक का लक्षण नहीं है। तो केंद्रक कला और केंद्रका की अनुपस्थिति ये प्रोकैरियोटिक के लक्षण हैं। कोशिका की अनुपस्थिति, कोशिकांग की यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यही आपका गलत हो जाएगा और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा नहीं है। इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाता है, बस इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, बाकी डीएनए जो होता है वो इसमें उपस्थित होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका गलत होते हुए भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ना तो एक प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक। इसमें से वो क्या है? ना तो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक। क्या वो ऑसिलेटोरिया है, या फिर टीएमबी है, या फिर खमीर है, या फिर यूकोलाई है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टीएमबी। टीएमबी क्या है? तो टीएमबी को टोबैको मोज़ेक वायरस कहा जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म टीएमबी है। ये ना तो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है। ये सजीव व निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी होती है। निर्जीव पदार्थ में यह निर्जीव की भांति कार्य करता है, सजीव में यह सजीव की भांति कार्य करता है। ठीक है, उत्पन्न होने और अपने आप को डबल करने के लिए ये पोषण प्राप्त करने की क्षमता रखता है। टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस की जगह अगर कोई और भी वायरस दिया होता, जितने भी वायरस हैं सब सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, और ये ना तो प्रोकैरियोटिक होते हैं और ना ही यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, जीवन का भौतिक आधार है कोशिका, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म या फिर आहार। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोप्लाज्म। हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया। अगर पूछा जाए जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म में, यह बात कहा किसने या थ्योरी दी किसने? तो हक्सले नामक एक वैज्ञानिक है, हक्सले।
इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया। न्यूक्लियस और कोशिका द्रव को मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनता है, यानी कि न्यूक्लियस और कोशिका द्रव क्या, सेल मैट्रिक्स को आप मिला देंगे तो प्रोटोप्लाज्म बनेगा। अगर पूछा जाए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया, टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दिया, तो प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है वो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। ठीक है, वहीं कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया, और न्यूक्लियस की खोज जो रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में किया था। कब किया था, 1838 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला क्वेश्चन, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोलिपिन, न्यूक्लिक अम्ल या फिर राइबोसोम। अधिकांश प्रोकैरियोटिक, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल आर डिवाइड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोलिपिन, न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोसोम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलेस्ट्रॉल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल सार्वभौमिक रूप से जो होता है वो उपस्थित होता है। इसकी बड़ी मात्रा में यानी 20 से 40% जो होता है ये मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में सार्वभौमिक रूप से ये अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली की तरलता को बनाए रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल यौन आवश्यक संरचनात्मक भूमिका निभाता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ठीक है, ये एलटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक सांद्रता में पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये देखिए अभी देखिए जीआईसी के क्वेश्चन, अगर आप जीआईसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें एलटी ग्रेड, जीआईसी, डेलई एसएसबी, DSSB, टीजीटी, पीजीटी, बिहार टीजीटी, बिहार पीजीटी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए उन सबको इंक्लूड किया गया। इसलिए आप इस चैनल को अपना मतलब बेस समझकर इसको ज्वाइन करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा घूम फिर के एग्जाम में देखने को मिलता है। मैं आपसे गारंटी के साथ कह रही हूँ कि 80% क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिल जाएगा, इसी वीडियो, इसी सीरीज से मिल जाएगा जो प्रीवियस ईयर एलटी ग्रेड की सीरीज चल रही है। ठीक है, चाहे आप एलटी का पेपर देने जा रहे हो, DSSB का देने जा रहे हो, या फिर आप जीआईसी का पेपर देने जा रहे हो, अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो यहाँ से 80% क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। अभी क्वेश्चन और भी हैं, जाइए नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द यूकैरियोटिक सेल, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम या सल्फर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैल्शियम तत्व सर्वाधिक सांद्रता में पाया जाता है। कैल्शियम का जो फॉर्मूला होता है उसको Ca लिखते हैं, और इस पर अगर ऐसे लगा देंगे, सिंबल लगा देंगे, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको आयन कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम जो है ये ब्लड का थक्का जमने व पेशी के कार्य करने में सहायक होता है, यानी रुधिर का थक्का जमाने में, ब्लड क्लॉटिंग में, और मसल्स के कार्य करने में सहायक होता है। कैल्शियम किस में पाया जाता है, तो कैल्शियम विटामिन डी में पाया जाता है। विटामिन डी का अच्छा स्रोत सूर्य होता है। ठीक है, विटामिन डी विटामिन डी का साइंटिफिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी को 2 भागों में बांटा गया, D2, D3। D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 को कैलियो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम अस्थि यानी कि हड्डी और दांतों के निर्माण में भी सहायक होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैल्शियम तत्व सर्वाधिक सांद्रता में पाया जाता है। जीआईसी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एनिमल सेल में ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको देखा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा जंतु कोशिका की सूक्ष्म संरचना, यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक किसी भी एग्जाम में आए हैं, चाहे वो यूपी एलटी ग्रेड हो, बिहार पीजीटी हो, बिहार एस्टेट हो, बिहार टीजीटी हो, यूपी पीजीटी टीजीटी हो, जीआईसी हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ पे बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनिमल सेल से क्वेश्चन आते हैं, ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन जो हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल से है वो ये है कि कोशिका ए का परासरणी विभव 18 बार और दाब विभव 8 बार है, जबकि कोशिका बी का परासरणी विभव 14 बार और दाब 2 बार है, तो जल के बहाव की दिशा क्या होगी। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है
कि कोशिका बी से कोशिका ए की तरफ, कोशिका ए से कोशिका बी की तरफ कोई जल बहाव नहीं होगा या फिर दोनों तरफ जल बहाव होगा। तो आपके पास दो कोशिका है, कोशिका एक और कोशिका ए और कोशिका बी, दो कोशिका है आपके पास। पहले में क्या बताया जा रहा है कि पहले में बताया जा रहा है जो कोशिका ए है, ये मान लीजिए कोशिका ए है और ये आपकी कोशिका बी है। तो पहला कह रहा है जो कोशिका ये ए है इसका विभव 18 बार, यानी कि ये 18 बार है, और इसका विभव 18 बार और दाब विभव जो है वो 8 बार है, 18 और 8। वहीं पे बताया जा रहा है कोशिका बी का जो परासरणी विभव है वो 14 बार और जो दाब बार है वो 2 बार है। अब पूछा जल के बहाव की दिशा क्या होगी, तो कोशिका ए से कोशिका बी की तरफ होगी। ठीक है, कोशिका ए से कोशिका बी की तरफ बहाव की दिशा होगी, क्योंकि ये अत्यधिक है। कोशिका ए का जो है परासरणी दाब और दाब विभव दोनों ही जो है अत्यधिक है, इसलिए जल का जो बहाव है वो कोशिका ए से कोशिका बी की तरफ होगी, यानी कि इस दिशा में जो है वो जल बहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन किस ऑप्शन में आपको कोशिका ए कोशिका बी से दिख रहा है, तो ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका ए से कोशिका बी की तरफ बहेगी। कैसे बहेगी ये भी मैंने आपको समझा दिया। जो जल का बहाव होता है वो हमेशा उच्च दाब विभव वाले क्षेत्र से निम्न दाब विभव वाले क्षेत्र में आता है। तो अभी हम लोगों ने देखा, अगर आप इसको देख लें, परासरणी दाब 18 और 8 है और इसका 14 और 2 है, तो आप देख पा रहे हैं कि ए का जो है दाब जो है ये उच्च है और इसका निम्न है। तो जल हमेशा उच्च से निम्न की ओर आता है, यानी कि कोशिका जो है वो ए से बी की ओर बहेगी। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड बाई, सुकेंद्रिक कोशिकाओं का कोशिकी पंजर निर्मित होता है प्रोटीन फिलामेंट से, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, लॉन्ग चेन फैटी एसिड से, या फिर CaCO3 मॉलिक्यूल्स से, कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, उसके साथ यूपी एलटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपका 2018 के बाद कोई भी एलटी ग्रेड का पेपर नहीं हुआ है, अब जो होने जा रहा है ये 2025 का एलटी ग्रेड का पेपर, तो हो सकता है कि आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाए कि साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड बाय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन फिलामेंट, प्रोटीन तंतुओं द्वारा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 3 प्रकार के साइटोस्केलेटन फिलामेंट होते हैं, जिसे माइक्रो फिलामेंट्स, एक माइक्रो होता है, ठीक है, माइक्रो फिलामेंट्स, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स। 3 प्रकार के फिलामेंट्स पाए जाते हैं। प्रत्येक एक अलग प्रकार के प्रोटीन सब यूनिट्स के पॉलीमराइजेशन द्वारा बनता है और इसकी अपनी विशिष्ट आकृति और इंट्रासेल्युलर वितरण होता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टी निम्न में से किससे संबंधित है? क्रिस्टी आर एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो हमने अभी पहले के क्वेश्चन में ही डिस्कस करा था, जो क्रिस्टी होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, अंदर की तरफ जो धसी हुई जो आंतरिक मेम्ब्रेन है वही अंदर की तरफ धस जाती है और क्रिस्टी का रूप ले लेती है। यह हाथ की अंगुली की तरह संरचना बनाती है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित होती है। भीतरी झिल्ली एवं क्रिस्टी की सतह पर बहुत से छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जो मैंने आपको समझाया था, जिसे F1 कण या फिर ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। ये 7 से 100 की लंबाई के टेनिस रॉकेट के आकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रिस्टी जो संबंधित है वो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, कोशिका भित्ति पाई जाती है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, बोथ एनिमल एंड प्लांट, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लांट सेल में। कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल कहते हैं यह केवल वनस्पति सेल या प्लांट सेल या पादप सेल में ही पाई जाती है। ये जंतु कोशिकाओं में देखने को नहीं मिलता है। प्लांट सेल का कार्य क्या है, तो यह प्लांट के स्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करता है और उसके शेप और आकृति को बनाए रखने में मदद करता है। यह मोटी होती है, मजबूत होती है और निर्जीव होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए प्लांट की जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है, तो यह सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। यह एक निर्जीव होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स आर, सूक्ष्म नलिकाओं में मौजूद प्रोटोफिलामेंट्स की संख्या क्या है? 11, 12, 13 या 15। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 13। माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो फिलामेंट्स होते हैं वो 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब
हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये माइटोसिस यानी कि जिसे आप समसूत्रण कहते हैं, उसके कोशिका गतिशीलता और अंतः कोशिकीय परिवहन और कोशिका आकार के रख रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये माइटोसिस भी कराते हैं। माइटोसिस क्या होता है, जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, और कोशिका की गति में भी मदद करते हैं। कोशिकीय परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह में कोशिकीय जो पदार्थ होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, और कोशिका के आकार को भी बनाए रखने में मदद करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स अल्फा व बीटा ट्यूबुलिन सब यूनिट से बना होता है, जो रैखिक प्रोटोफिलामेंट में एकत्रित होता है। यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे रैखिक होता है, यानी कि लंबे में होता है, और एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। ठीक है, तो कैसा होता है ये पहला, ये मान लीजिए माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसी तरह ये चैन नुमा संरचना ऐसे होती है, रेखीय होते हैं। इसमें एक बीटा होता है एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है एक अल्फा होता है। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर में ये बने होते हैं, इसे प्रोटोफिलामेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रस्तावित मॉडल में प्लाज्मा झिल्ली की संरचना के लिए इकाई झिल्ली अवधारणा विकसित की गई है? द यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डेवलप्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस्ड मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में जो दिया गया, रॉबर्टसन मॉडल जो 1959 में दिया गया, या गार्टर और ग्रैंडल मॉडल, या फिर डैनियली और डेवसन मॉडल। पूछा जा रहा है किसमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की अवधारणा जो है वो विकसित की गई है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि रॉबर्टसन मॉडल। रॉबर्टसन ने 1959 में प्लाज्मा झिल्ली के इकाई झिल्ली मॉडल का प्रस्ताव रखा। रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तावित बायोमेम्ब्रेन्स, इसे बायोमेम्ब्रेन्स मॉडल भी कहा जाता है। यह 3 परतों में बने होते हैं, और इन 3 परतों में से 2 प्रोटीन परतें होती हैं और एक होती है फास्फोलिपिड परत। इसी को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। इसी को रॉबर्टसन मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसको जो वैज्ञानिक है रॉबर्टसन, इन्होंने दिया था। इसमें 3 लेयर होती हैं। ये जो आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं, ये वाला, ये प्रोटीन है, ये इसका हेड है, और ये नीचे जो है ये टेल है। यानी कि इसका जो हेड होता है ये लिपिड है, ये लिपिड है, ये लिपिड है, ये लिपिड है, और ये इसका टेल है। लिपिड जो होता है वो जल की तरफ भागता है, यानी ऊपर की तरफ हमेशा भागता है, प्रोटीन की तरफ ये हमेशा भागता है। ठीक है, और इसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि जल से दूर भागती है, और जो इसका हेड होता है वो हाइड्रोटेलिक होता है, यानी कि जल के करीब भागता है। इसी को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को किसने दिया? तो अभी हम लोगों ने देखा कि रॉबर्टसन के द्वारा 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया था। बाकी बात करें डेनियल और डेप्सन की, तो इन्होंने कौन सा मॉडल दिया था? तो डेनियल और डेप्सन नामक वैज्ञानिक ने 1926 में बायोमोलिकुलर मॉडल दिया था। कौन सा? बायोमोलिकुलर मॉडल। वहीं सिंगर और निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? तो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। बाकी पोर्टर को हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी, पोर्टर ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी। बाकी रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसे इकाई झिल्ली अवधारणा कहते हैं। डेनियल और डेप्सन ने बायोमोलिकुलर मॉडल 1926 में, और सिंगर और निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोमोलिक्यूल्स इंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल बाय। माइक्रोमोलिक्यूल्स एक कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में प्रवेश करते हैं डिफ्यूजन द्वारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा, एक्सोसिस्ट के द्वारा, या फिर एंडोसाइटोसिस के द्वारा। एक्सोसाइटोसिस के द्वारा या फिर एंडोसाइटोसिस के द्वारा। जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरह से जो है इंटर करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडोसाइटोसिस के द्वारा। माइक्रोमोलिक्यूल्स एक कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में एंडोसाइटोसिस के द्वारा प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया को रिसेप्टर मध्यस्थता एंडोसाइटस भी कहा जाता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ये किस तरह से प्रवेश करते हैं? तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा प्रवेश करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
मेटाजोआ में संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं के समूह कहलाते हैं। इन मेटाजोआ ग्रुप्स ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर और फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम या फिर बॉडी। जो संरचना और कार्य दोनों में ही समान होते हैं और वो कोशिकाओं का समूह होता है तो क्या कहलाता है। देखिए, अगर पूरे क्वेश्चन को भी आप मत देखिए, इसको काट दीजिए, केवल इतना देखिए कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। अगर आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकाल ले जाएंगे। ठीक, मेटाजोआ, संरचना और कार्य, ये सब एक्स्ट्रा दे दिया है। अगर इतना ही दे देता है कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो हम लोग बहुत आसानी से मार्क कर लेते। ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक, मेटाजोआ में संरचना और कार्य में समान समूहों को ऊतक यानी कि टिश्यू कहते हैं। ऊतक विज्ञान ऊतकों के अध्ययन की शाखा है, यानी कि टिश्युओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगर पूछा जाए टिश्यू शब्द किसने दिया था, तो विचेट, जिनका पूरा नाम जेवियर विचेट है, ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, जेवियर विचेट। इन्होंने जो है 1801 में ऊतक शब्द दिया था, टिश्यू शब्द दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मैट्रिक्स ऑफ द सेल वाज गिवन इन द नेम प्रोटोप्लाज्म बाय। कोशिकाओं के मैट्रिक्स को प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया। तो हम लोगों ने देखा था कि पुरकिंजे जो है इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, जबकि हक्सले जो थे इन्हें भौतिक प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक कि जो कोशिकाओं के मैट्रिक्स हैं, जो कोशिकाओं में मैट्रिक्स पाया जा रहा है, उसे प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया। तो नाम जो दिया था वो जे.ई. पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था, जे.ई. पुरकिंजे ने दिया था। कब दिया था, 1837 में, 1837 में। प्रोटोप्लाज्म सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद जीवन का आधार है, यह बात किसने बताया था। भौतिक आधार किसने बताया, तो हक्सले ने बताया। किसने बताया, हक्सले ने बताया। ठीक है, एक वैज्ञानिक और थे एक मिनट रुक जाइए, एक वैज्ञानिक थे डुजार्डिन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी, लेकिन इन्होंने इसे सारकोड नाम दिया था, सारकोड। उसके बाद डुजार्डिन के बाद आए पुरकिंजे, इन्होंने ये आए थे 1835 में। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की खोज की, लेकिन इसे सारकोड नाम दिया, जो मान्य नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ। उसके बाद आते हैं पुरकिंजे, इन्होंने 1837 में प्रोटोप्लाज्म को खोजा और इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा लेमा शब्द दिया गया। प्लाज्मा लेमा, द टर्म प्लाज्मा लेमा वाज गिवन बाय सी नेगेली एंड सी क्रैमर द्वारा, जे.क्यू. पॉवेल द्वारा, या फिर डेनियली एंड डेवेल्सन द्वारा, या रॉबर्टसन द्वारा। द टर्म प्लाज्मा लेमा वाज गिवन बाय, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जे.क्यू. पॉवेल द्वारा। प्लाज्मा लेमा शब्द 1931 में जे.क्यू. पॉवेल द्वारा दिया गया। रॉबर्टसन ने 1958 में वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। प्लाज्मा लेमा है क्या, तो प्लाज्मा लेमा जो है ये कोशिका की बाहरी सीमा है, जो विभिन्न प्रकार के अणुओं और आयनों के अंदर आने जाने का नियंत्रण रखती है। ठीक, ये मान लीजिए कोई शेल है, तो इसके ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये कौन से अणु अंदर आएंगे, कौन से अणु बाहर जाएंगे, उसका नियंत्रण यही प्लाज्मा लेमा रखती है। इसी प्लाज्मा झिल्ली को जीवन कला, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, और वनस्पति और जंतु दोनों में ही यह पाया जाता है। इसी को प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा झिल्ली या फिर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हुज डिस्कवर्ड सेल द फर्स्ट टाइम। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की। देखिए, कोशिका की जो खोज है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, 1665 में, 1665 में। लेकिन इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो डेड सेल थी। कैसी थी, डेड सेल। अगर आपसे पूछा जाए डेड सेल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक मार्क करेंगे। अगर आपने पूछा जाए सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तब भी आप रॉबर्ट हुक मार्क करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो सबसे पहले जीवित कोशिका की जो खोज है वो एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने की थी 1779 में। इनके कई सालों बाद इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। दांत की गंदगी, जो हमारे दांतों के बीच जमी हुई गंदगी होती है, इसमें इन्होंने, और नदियों
समुद्र के पानी में जीवित कोशिका की खोज की थी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने ये कॉर्क की एक पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखे, जिसे कोसा नाम दिया इन्होंने, यानी कि कोशिका नाम दिया। ठीक, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने 1831 में कोश केंद्रक की खोज की थी, और स्लाइडन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया था, ये आप सभी को पता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, Which of the following structure is the functional unit in a Golgi complex? निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्रियागत इकाई है? सिस्टर्नी, थाइलेकॉइड, आर्कोप्लाज्म या फिर क्रिस्टी? कौन सा इसमें है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्रियागत है, यानी कि फंक्शनल यूनिट है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टर्नी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की क्रियात्मक इकाई जो है वो सिस्टर्नी है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी ट्यूब्यूल वैक्यूल्स से मिलकर बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो आकार होता है एक तस्तरी के नुमा होता है, इस तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही फॉर्मेशन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही टूटकर बना होता है, इस तरह से ये बना होता है। ठीक है, इसके ऊपर वाले फेज को सिस फेज कहा जाता है, सिस फेज, और नीचे वाले फेज को ट्रांस फेज कहा जाता है। ठीक है, नीचे वाले फेज को क्या कहा जाता है? ट्रांस फेज कहा जाता है। जिसकी जो ये वाला भाग होता है, ये इसको ल्यूमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूमेन कहा जाता है। और इसके इस वाले भाग को, इधर वाला जो भाग होता है, इसी को सिस्टर्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी। ठीक है, और ये जो है एक वैक्यूल्स जो है सिक्रीट करता रहता है। एक मिनट, ओहो पूरा मिट गया, रुकिए, अभी आगे आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स का चित्र मिलेगा, वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इसी को गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर इसी को ही ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। इसका जो यूनिट, इसकी जो इकाई है वो सिस्टर्नी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फ्रॉम फोल्ड्स दीज आर कॉल्ड, आंतरिक सूत्र कड़ी का कलावलन बनाती है, ये कहलाते हैं। तो अगर ना साइंस के क्वेश्चन आप हिंदी में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। आप कोशिश करिए साइंस के क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ें। इंग्लिश में पढ़ने से ना क्वेश्चन आपको इजी लगने लगते हैं। अब जैसे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, आप सभी ने नाम सुना होगा, अब यहाँ पे हिंदी में दे दिया सूत्र कड़िका कला, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तो समझ में आ रहा है, सूत्र कड़िका कला ये थोड़ा सा टफ हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो नीचे की, जो आंतरिक मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ धंसकर क्रिस्टी का निर्माण करती है, वही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया 60 एंगस्ट्रॉम मोटी व वसा प्रोटीन द्वारा निर्मित बाहरी व भीतरी दो झिल्लियों से घिरी होती है। इसकी संरचनात्मक इकाई जो है झिल्ली की तरह होती है। बाहरी झिल्ली सपाट होती है परंतु भीतरी झिल्ली अंदर की ओर धंसी होती है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जो आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती है। इसी को क्रिस्टी भी कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी क्रिस्टी पे राइबोसोम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच टाइप ऑफ सिस्टर्नी मेक अप द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिस्टर्नी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं? किस प्रकार के सिस्टर्नी जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं? ऑप्शन दिया है अनपोलराइज्ड यानी कि अध्रुवीकृत, या फिर रेटिकुलेट यानी जालीदार, या फिर पॉलीराइज्ड यानी ध्रुवीकृत, या फिर रफ यानी कि खुरदरे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिकुलेट यानी कि जालीदार। रेटिकुलेट सिस्टर्नी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ध्रुवीकृत यानी कि जो पॉलीराइज्ड होते हैं, और अपॉलीराइज्ड जो होते हैं सिस्टर्नी, ये चिकने और खुरदरे गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, यह जंतु और पादप कोशिकाओं में दोनों में ही पाया जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और लिपिड जिसे वसा कहते हैं, अणुओं को कोशिका के अंदर और बाहर अन्य स्थानों पर उपयोग करके तैयार किया जाता है। ठीक, यहाँ पे आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स का एक चित्र दिखाई दे रहा है, यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रही थी। ये मान लीजिए आपके पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो है ऊपर वाला फेज इसे सिस्ट कहा जाता है, नीचे वाले फेज को ट्रांस कहा जाता है, इस वाले भाग को सिस्टर्नी कहा जाता है, इस वाले भाग को ल्यूमेन कहा जाता है। यही मैं आपको बताने का कोशिश कर रही थी। ठीक है, और ये कई सारे वेसिकल्स निकालता है। ये वेसिकल्स, ये देखिए वेसिकल्स, ये प्रोटीन और लिपिड्स हैं जो आगे जो है भोजन के माध्यम से लाइसोसोम वगैरह में जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, राइबोसोम की संरचना किसकी बनी होती है? डीएनए एंड प्रोटीन की, आरएनए एंड प्रोटीन की, आरएनए एंड अमीनो एसिड की, या फिर आरएनए एंड डीएनए की। राइबोसोम की संरचना किससे बनी होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आरएनए एंड प्रोटीन की। जो आरएनए है ये
प्रोटीन जो राइबोसोम है ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। आरएनए और प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कर्ण भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था 1955 में। राइबोसोम की खोज 1955 में पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक। अंतर बस इतना होता है, यूकैरियोटिक में ये 80S पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में ये 70S पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में भी राइबोसोम जो होता है वो पाया जाता है और ये अंतःस्त्र मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, of the following subcellular structure which cannot be isolate intact, निम्नलिखित उपकोशिका संरचनाओं में से कौन अछूड़ पृथक नहीं किया जा सकता? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उपकोशिका संरचना होती है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सतत झिल्ली प्रणाली है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के भीतर चपटी थैली की श्रृंखला बनी होती है। यह प्रोटीन के संश्लेषण, संशोधन और प्रोटीन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मौजूद होता है। ये प्रोटीन का संश्लेषण कैसे करता है? क्योंकि इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है और यही प्रोटीन के संश्लेषण में रोल जो है प्ले करता है। आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चित्र यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक चित्र है। ये आप मान लीजिए कोई सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। ये क्या है? सेल का न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ ये स्ट्रक्चर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये ऐसे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और इन वाले भाग पे जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है क्योंकि इस पे राइबोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन जो है ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउन इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस चीज़ की खोज के लिए जाने जाते हैं? यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया? क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सभी। इसका जवाब आई होप सो आप सभी को पता होगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में जो है केंद्रक की खोज की थी। इन्होंने आर्किड की जड़ आर्किड एक पेड़ है उसकी जड़ में जो है कोशिका, उसकी जड़ की कोशिका में जो है केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क यानी कि कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में की थी। यहाँ पे देखिए आपको एक केंद्रक दिखाया जा रहा है। ये केंद्रक है जो डबल मेम्ब्रेन होता है। बाहरी मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन और निचली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसमें एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इसमें कुछ धागे नुमा संरचना होती है जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है और इसमें जो फिल होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन होता है इसे न्यूक्लियर एम्बलेप कहा जाता है। बीच बीच में ये जो जगह खाली होती है इसे न्यूक्लियर पोर के नाम से जाना जाता है। ओके, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी आर्किड के जड़ की कोशिका में। अगला क्वेश्चन, द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स इज नोन एज। रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? ऑप्शन है टोनोप्लास्ट, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, प्लाज्मा लेयर या फिर नन ऑफ एबव? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स को जो ढकने वाली, एक मिनट यार क्या हो गया, वैक्यूल्स को जो ढकने वाली झिल्ली होती है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। सेल वॉल जो होता है कोशिका भित्ति या केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। या वैक्यूल्स को ढकने का कार्य नहीं करता बल्कि पादप को जो प्लांट सेल होते हैं उनको ढकने का कार्य करता है सेल वॉल। ठीक है, और जो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता इसलिए एनिमल सेल को जो ढकती है उसे प्लाज्मा लेयर या फिर प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और टोनोप्लास्ट जो होता है ये वैक्यूल्स को ढकने का कार्य करता है। वैक्यूल्स क्या होता है? तो वैक्यूल्स जो होता है एनिमल सेल में छोटा सा पाया जाता है, प्लांट सेल में यह बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। यह लगभग 80 से 90% भाग अकेला वैक्यूल्स कवर करता है प्लांट सेल का, क्योंकि इसमें जो है जल, रस, उत्सर्जन पदार्थ आदि जो है वो संग्रहित किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये आप वैक्यूल्स का चित्र देख पा रहे हैं और इसके ऊपर लगे हुए मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया इन द ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड इन। मानव शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में पाया जाता है? न्यूक्लियस, एक्रोसोम, मिडिल पीस या फिर टेल। मानव जो शुक्राणु होता है यानी कि ह्यूमन जो स्पर्म होता है, इसे ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है, एक मिनट, ऐसी होती है, इसकी आकृति ऐसी होती है। तो इसके ऊपरी भाग को हेड कहते हैं, फिर इसका होता है मिडिल पीस और ये नीचे वाले भाग को टेल कहते हैं। पूछा जा रहा है, और इसको जो है एक्रोसोम कहता है। पूछा जा रहा है कि इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में मौजूद होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये यहाँ पे मौजूद होता है, यहाँ पे मौजूद होता है, यानी मिडिल भाग में मौजूद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मिडिल पीस में। अगला क्वेश्चन, सेंट्रियोल्स इज फाउंड इन। तारक काय केंद्रक पाया जाता है? एनिमल सेल में, रेड एल्गी में, प्रोकैरियोट्स में या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स में। सेंट्रियोल किस में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एनिमल सेल में। सेंट्रियोल क्या है? तो सेंट्रियोल एक गोलाकार रचना है जो केंद्रक की बाहरी सतह पर मध्य भाग में स्थित होता है। मैंने आपको बताया एक केंद्रक है, केंद्रक, और इसके मध्य भाग में सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, या मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में तथा पादप कोशिकाओं जैसे शैवाल, कवक आदि में पाया जाता है। यह प्रायः दो स्पिंडल के आकार के कणों का बना होता है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल क्या करता है? तो सेंट्रियोल जो होता है ये स्वच्छ कोशाद्रव्य का घेरा होता है जिसे सेंट्रोस्फियर कहते हैं। ठीक है, ये करता क्या है सेंट्रियोल? तो सेंट्रियोल जो होता है जब कोशिका विभाजन होता है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे कोशिका विभाजन, ये सेंट्रियोल है, और यहाँ पे कोशिका विभाजन का कार्य स्टार्ट हो रहा है। अगर कोशिका विभाजन हो रहा है तो ये सेंट्रियोल जो होता है दो भागों में टूट जाता है और कोशिका को एक धागे की तरह ऐसे बांध देता है जिससे कोशिका क्या होती है, दो भागों में टूट जाता है। बाद में यही सेंट्रियोल, ये जो सेंट्रियोल होता है ये एक कोशिका के एक भाग को लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है और एक सेंट्रियोल बना लेता है, और एक सेंट्रियोल नीचे की तरफ, इस भाग को नीचे की तरफ, यानी कि ये कोशिका विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करता है। ठीक, और यह किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेल व्हिच कैन बी सीन विद नेकेड आइज। अत्यंत छोटे आकार की कोशिका जिसे हम केवल आंख से भी देख सकते हैं वो कितनी है? 1 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 10 माइक्रोन या 1000 माइक्रोन। दिल्ली एसएसबी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, और इसे आप स्टार मार्क करिएगा। ठीक है, वह कोशिका जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं वो कितने माइक्रोन की होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 माइक्रोन। कितनी होती है? 100 माइक्रोन। अब तक की सबसे जो छोटी कोशिका है वो कितने माइक्रोन की खोजी गई? 1.0 माइक्रोन मीटर। और सबसे लंबी जो कोशिका जिसे आप तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं, यह 90 सेंटीमीटर की खोजी गई है। कितनी? 90 सेंटीमीटर की। सबसे छोटी वस्तु जो है वो 0.1 mm लंबी होती है जो 100 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, माइक्रोन क्या है? तो इसे इस तरह से जो है इसे डिनोट करते हैं, या माइक्रोमीटर का एक वैकल्पिक नाम है माइक्रोन। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 100 माइक्रोन। अगला क्वेश्चन, मिसोसोम आर नॉट एसोसिएटेड विथ। मिसोसोम संबंधित नहीं है कोशिका भित्ति निर्माण में, डीएनए प्रतिभवन यानी डीएनए रिप्लिकेशन में, रिस्पायरेशन में या प्रोटीन सिंथेसिस में। मिसोसोम किससे संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन सिंथेसिस में। मिसोसोम जो होता है यह सेल वॉल फॉर्मेशन में जिम्मेदार होता है। इसके मिसोसोम जो होता है ना, ये स्थिति और कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक पेरिफेरल मिसोसोम और एक सेंट्रल मिसोसोम, यानी कि परिधीय मिसोसोम और एक केंद्रक मिसोसोम। जो परिधीय मिसोसोम है या परिधीय भाग में कोशिका झिल्ली के पास स्थित होता है और उसका मुख्य कार्य जो होता है वो कोशिका श्वसन और कोशिका भित्ति स्राव होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है, यानी कि इसका फॉर्मेशन करता है सेल वॉल का, और कोशिका के श्वसन में भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रोल निभाता है। फिर होता है सेंट्रल मिसोसोम यानी कि केंद्रक मिसोसोम, यह साइटोप्लाज्म में स्थित होता है और उसका मुख्य कार्य होता है वो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है और कोशिका के विभाजन में भी सहायता करता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण ये मिसोसोम का कार्य नहीं है, ये किसका कार्य है? तो यह राइबोसोम का है। किसका? राइबोसोम का है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच पेयर इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है? पहला दिया है पोटेशियम आयन जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पोटेशियम आयन। पूछा कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? देखिए,
अगर हमको पहला नहीं भी पता है तो हम आगे पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देख के हमें निराश नहीं होना है, हम आगे पढ़ते हैं। दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो हमने इसी क्लास में कई बार पढ़ा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये सिंगर और नोकल्सन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम झिल्ली के पार जल का संचलन क्या कहलाता है, तो वो ऑस्मोसिस कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पोटेशियम, अब हमें पता चल गया जो हमारा सही नहीं है वो ऑप्शन ए है, और ये गलत होते हुए भी सही हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम आयन जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ना कि पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स विल सेडमेंटेशन एट लोअर स्पीड, कम वेग पर अपकेंद्रण की प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग तलछट में मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ ये जो क्वेश्चन है आरपीएससी पीजीटी की 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, इसके साथ साथ दिल्ली एसएसबी के क्वेश्चन, बिहार टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी के क्वेश्चन इस श्रृंखला में शामिल किए गए हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे 80% व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। फ्रेंड्स, सब्सक्रिप्शन में आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, क्वेश्चन है कम वेग पर, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको बस श्रृंखला से लगातार जुड़े रहना है। ठीक है, कम वेग पर अपकेंद्र की प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग तलछट में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक जिसे न्यूक्लियाई कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या राइबोसोम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियाई। ठीक, अपकेंद्रक के दौरान केंद्रकीय कोशिका अंगक कम गति व अवसादन करेगा। पहले अपकेंद्रक में कम गति और कम समय पर तलछट अखंड कोशिकाओं और केंद्रक कोशिका में सबसे बड़े और सबसे भारी उप कोशिका संरचना है, इसलिए उत्पादित समरूप का एक खंड जो केंद्रक में समृद्ध होता है। कम वेग पर अपकेंद्रक की प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग तलछट में मिलता है, तो वह न्यूक्लियाई मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा ये किसके थे, तो जंतु कोशिका की सूक्ष्म संरचना से संबंधित है। अब हम लोग कोशिकांग के कार्यों से जितने भी क्वेश्चन यानी फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोशिकांग की कार्य यानी फंक्शन ऑफ सेल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे अब आगे की वीडियो में। ठीक।